गुड इवनिंग सर। Good evening, Manu. Good evening. Good evening to all. Good evening. Yes, sir. Welcome, sir. धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो अब आप आ गए सर, बहुत सारे लोग आ गए हैं। हम लोग अब अपना जो पावन कार्यक्रम है उसको शुरू करें सर। तो हाँ जी हाँ सर। बिल्कुल। यस यस, मैं शुरू करता हूं सर। नीतू इज देयर। नीतू, यस सर। अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारे बड़ा बढ़िया और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। प्रेमचंद भाई साहब जुड़े हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। रामजियावन जी जुड़े हैं हमारे यूपी से, उनका स्वागत है। आमिर सिंह साहब गुवाहाटी आसाम से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शिवमोती सिंह साहब जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और हमारे जितने रेगुलर स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो तो ज्वाइन किए ही हैं। उसके अलावा भी और लोग ज्वाइन किए हैं। बढ़िया है सर, ये आज पावन दिन है। हम लोग ज्योतिबा फूले की जयंती पे कल से स्टार्ट किए थे। तो ज्योतिबा फूले की जयंती 11 अप्रैल और 14 अप्रैल हमारे अंबेडकर साहब की जयंती। क्योंकि फूले साहब और अंबेडकर साहब ने हमें जीवन में ये बताया कि अगर ज्ञान होगा, हम पढ़ेंगे तो अपने को पहचान सकेंगे कि हम कौन हैं, हम हमारे लिए क्या करना चाहिए, हम कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं और लोगों में खुशहाली पहुंचा सकते हैं। तो इस क्रम में उनकी शिक्षाओं को लेने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, ट्रिब्यूट देना तो एक बात है, हम इतने महान लोगों को क्या वो करेंगे, लेकिन ये कि उनको याद करने से हमारे अंदर कुछ शक्ति आती है, उनकी थोड़ी सी चीजें आती हैं, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। तो इस क्रम में पिछले साल से हम लोग फूले अंबेडकर व्याख्यानमाला 4 दिनों का ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया। 11 अप्रैल से शुरू करके 14 अप्रैल तक, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। तो पिछले साल भी हम लोगों ने बढ़िया से किया था, ज्ञानवर्धन हुआ था काफी। अपने बढ़िया लोगों से हम लोगों ने सीखा, ट्रिब्यूट किया। आज उसी क्रम में फिर हम लोग सेकेंड राउंड कर रहे हैं। ये दूसरा साल है, हम होंगे कामयाब का कि हम फूले अंबेडकर ऑनलाइन व्याख्यानमाला कर रहे हैं। कल हमारा पहला सेशन हुआ था। पहला सेशन कल चूंकि छुट्टी का दिन था, तो दिन में 11 बजे से लेके दोपहर 12 बज के 20 मिनट तक हुआ था। कल के सेशन में हमारी परम आदरणीय दीदी आभा रानी सिंह, जो IRS है 98 बैच, इनकम टैक्स कमिश्नर रैंक पे, उन्होंने पहला सेशन लिया था। उन्होंने अपने टॉपिक में हम लोग को बताया था। उनका टॉपिक था महात्मा फूले का संदेश, शिक्षा मनुष्य का भूषण। उसके ऊपर उन्होंने काफी सारगर्भित जानकारी दी थी, जिससे हम लोग को ज्ञान मिला था। फिर दूसरे मैडम अर्चना वानखेड़े, टीम बैच की, वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है। उन्होंने अपने टॉपिक माता सावित्रीबाई फूले नारी शक्ति का प्रतीक, इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने बोला था और बताया था। और सारे लोगों को, हम लोगों को वो सुन के बहुत सारी ऐसी चीजें मालूम हुई जो हम लोग फूले जी और सावित्रीबाई फूले के बारे में नहीं जान सके थे। तो उसको, कल वाले कार्यक्रम को हमारा जो ऑर्गेनाइज था, एक रेखा कुमारी हम होंगे कामयाब ग्रुप की बच्ची है, जो वेस्ट चंपारण से, उसने उसको ऑर्गेनाइज किया था, सिस्टमेटाइज किया था। तो क्योंकि चूंकि ये बच्चों के लिए कार्यक्रम है, तो हम लोग प्रमोट ये भी करते हैं कि जो हमारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो इसी बहाने सीखेंगे और लोगों को करेंगे। तो इस पूरे प्लेटफॉर्म को मॉनिटर करने के लिए ये लड़कों और लड़कियों के द्वारा ही किया जाता है। आज हमारा दूसरा सेशन है। कल हमारा तीसरा सेशन फिर रात में रहेगा, 8 बजे से 9:20 तक। और परसों हमारा फिर 14 तारीख को अंबेडकर जयंती पे दिन में रहेगा, क्योंकि हॉलीडे है। 11 बजे दिन से 12 बज के 20 मिनट तक परसों रहेगा। तो आज सेकेंड डे के सेशन में हमारा कार्यक्रम जो है, जितने हमारे वक्ता हैं, हमारे BK सिन्हा साहब हैं, प्रोफेसर साहब। इसके बाद एक हमारे IAS एलाइड के ऑफिसर हैं 2000 बैच के, संतोष कुमार साहब। इन दोनों लोगों का टॉपिक है, ये दोनों लोग बताएंगे। इसके साथ ही स्वागत वंदना से एक हमारी बच्ची है रीति, वो स्वागत वंदना से कार्यक्रम शुरू करती है। तो इस पूरे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसके साथ ही एक और हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि एक हमारे सीनियर ऑफिसर हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं,
एज अधिक है और बढ़िया बोलते हैं, रचनाकार भी हैं, कविता भी लिखते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को उतना हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए जूम से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने एक फूले के ऊपर एक कविता रिकॉर्ड करके हमें भेजा है कि आप लोग अगर इसको चला के सुनेंगे तो बढ़िया रहेगी। तो इस बीच में स्लॉट मिलेगा तो उनकी कविता को हम लोग 10 मिनट चलाएंगे, रिकॉर्डेड है हमारे पास, उसको चलाया जाएगा। और इसके साथ ही एक हमारे वक्ता श्री आरजे मौर्य साहब हैं यूपी से, वो भी रिटायर्ड है, वो भी बहुत सेवा का काम कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य भी शिक्षा का एक अंग है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, तो स्वास्थ्य भी शिक्षा का एक अंग है, उसके ऊपर उनका भी टॉपिक रहेगा। तो ऐसे करके सारे लोग बोलेंगे। तो मैं सबका स्वागत करते हुए, सबका वंदन करते हुए नीतू को बोलूंगा, जो हमारी एक मेधावी बच्ची है। नीतू आए और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करे, वेलकम करे गेस्ट को और वन बाय वन स्टार्ट कराए। नीतू, हैंड ओवर टू यू प्लीज। Good evening, everyone. My name is Neetu Kushwaha. I am from UP in देवरिया डिस्ट्रिक्ट। आप सभी का टीम हम होंगे कामयाब में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फूले अंबेडकर ऑनलाइन व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहे हैं 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक। तो इसमें आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो आज हमारे साथ बीके सिन्हा सर जुड़े हुए हैं। सर भोपाल से हैं और सर ने बीएससी फिजिक्स से किया हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी से। और सर साथ में एमएससी भी सर ने फिजिक्स से किया है इन 1988 में। और सर ने जो नेट जीआरएफ है वो भी फिजिक्स से सर ने 1989 में। और सर ने रिसर्च वर्क किया हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। और सर ने पीएचडी भी फिजिक्स से किया हुआ है। सर के बारे में मैं जितना कहूँ उतना बहुत कम है। और उसी के साथ साथ हमारे साथ संतोष कुमार सर भी जुड़े हुए हैं, जो IAAS ऑफिसर हैं 2001 बैच के। तो हम आप सभी का टीम हम होंगे कामयाब की तरफ से स्वागत करते हैं। सर कल भी हम लोगों ने इसका आयोजन किया था और कल हमारे साथ आभा मैम और अर्चना मैम भी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई। बहुत सारी चीजें बताई थी सावित्रीबाई फुले के बारे में, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में और ज्योतिबा फुले जी के बारे में। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई कि कैसे पहले इतना अछूत किया जाता था, जो नीचे कास्ट के लोग होते थे उनके साथ कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, कैसा व्यवहार किया जाता था। साथ ही साथ जो महिलाएं होती थी कैसे उनको घर में ही रखा जाता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। मैम ने हमें ये बताया कि उस समय ज्योतिबा बाई फुले जी ने कहा था कि पढ़ाई जो है मतलब नॉलेज ये जो है किसी भी पर्सन का एक अधिकार है, उसको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अर्निंग करने के लिए उसके पास ज्ञान हो या फिर वो पढ़ रहा है तो वो कमाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान के लिए ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो हम कोई काम करें या फिर पैसे अर्निंग कर रहे हैं तभी हम ज्ञानी हैं। ज्ञान सबके लिए जरूरी है, तभी जाकर के हम एक अच्छे और व्यवस्थित ढंग से अपने लाइफ को जी सकते हैं। बहुत ही शांतिपूर्व तरीके से हम अपने लाइफ को जी सकते हैं, ये मैम ने हमें बताया था। साथ ही साथ अर्चना मैम ने हमें नारी शक्ति के बारे में भी बताया था और बताया था कि कैसे उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया था। मैम ने हमें ये भी बताया था कि कैसे जब कोई महिला पहली बार कोई काम करने जाती है तो उसके लिए कितना डिफिकल्ट होता है, हमारे आसपास के समाज के लोगों से फाइट करना, बहुत सारी चीजें करना और फिर आगे निकलना, ताकि लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाना। लोग उनसे सीखते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो उस समय उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा, इसके बारे में भी हमने जाना था कि आज उन्हीं की देन है कि हम महिलाएं पढ़ रही हैं हर क्षेत्र में, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने समाज का, अपने देश का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अब जो है मैं माइक बीके सिन्हा सर को हैंड ओवर करूंगी कि सर आप हमें कुछ बताएं। थैंक यू सर। धन्यवाद नीतू। मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? यस यस बीके सर, यस सर, सर। आपका जी हाँ, जी धन्यवाद बीके सर। सर। हाँ, जैसा कि अब तो समय आपका 15 से बीके 20 मिनट में हमें बीके सर साहब, आपका स्वागत है। टाइम की पाबंदी नहीं रहेगी, आपकी बातों हाँ को सुन के हम लोग टाइम को ओपन छोड़ देंगे सर। पढ़ने के समय टाइम नहीं देखेंगे। अगर आप आदेश करें तो हमारी एक बच्ची एक वंदना सुनाएगी 2 मिनट के लिए, रीति साक्या, हाँ फिर हाँ वंदना के सुनाइए। बाद हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद आप शुरू करें सर, टाइम ओपन रहेगा सर, आप जितना बोलेंगे हम लोग सुनेंगे सर। रीति साक्या और नीतू, रीति साक्या को बुला दो वंदना करने के लिए। रीति आप हो इसमें? जी, रीति गुड मॉर्निंग प्लीज टू ऑल ऑफ वेलकम। यू। या बोलिए। जी हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम रीति रीति। शाक्या। हाँ जी सर।
और मैं बुद्ध वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। तो शुरू करती हूँ। तेरी आऊं शरण में तथागत, तेरी आऊं शरण में तथागत, मेरे मन में ये शंका नहीं है। तेरी आऊं शरण में तथागत, मेरे मन में ये शंका नहीं है। तेरी शरण में धोखा नहीं है, तेरी शरण में धोखा नहीं है, मेरे मन में ये शंका नहीं है। तेरे शीलों का पाकर खजाना, हाँ, मेरे दुख दूर सारे हुए हैं। तेरे शीलों का पाकर खजाना, मेरे दुख दूर सारे हुए हैं। करुणामयी गौतम की वाणी पाकर सारे ही धन्य हुए हैं। तेरे जैसा ना कोई है स्वामी, तेरे जैसा ना कोई है स्वामी, मेरे मन में ये शंका नहीं है। तेरी आऊं शरण में तथागत, मेरे मन में ये शंका नहीं है। मैंने जब से तुमको है माना, मैंने जब से तुमको है माना, झूठा लगता है सारा जमाना, झूठा लगता है सारा जमाना। प्रेम से रहना सबको सिखाया, प्रेम से रहना सबको सिखाया, सत्य क्या है ये जग को दिखाया, सत्य क्या है ये जग को दिखाया। तेरे जैसा ना कोई है स्वामी, तेरे जैसा ना कोई है स्वामी, मेरे मन में ये शंका नहीं है। ओ मेरे मन में ये शंका नहीं है, मेरे मन में ये शंका नहीं है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू रिति, बहुत बढ़िया। अब हम बीके सर को बोलेंगे बच्ची को कैसा गाई है इस पर बोल के अपना शुरू करें सर। और समय की कोई धन्यवाद प्रॉब्लम सर। नहीं है सर। जी जी। और धन्यवाद सारे सर। लोगों से निवेदन है, सारे लोगों से निवेदन है अपना अपना माइक म्यूट कर ले, जिससे हमको बीके सिन्हा साहब की बातों को सुनने में आनंद आएगा। जी सर। यस सर। धन्यवाद सर। ये विवेक, विवेक देखो किसका किसका माइक खुला है, म्यूट म्यूट कर दो तुम। जी सर, म्यूट कर रहा हूँ सर। विजय शंकर सर है। हाँ, धन्यवाद सर। सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। जी नीतू ने बहुत बढ़िया मंच संचालन से शुरू किया आज का कार्यक्रम। उसको बहुत बहुत शुभाशीष, धन्यवाद, आभार। और बिटिया रीति ने भी बहुत बढ़िया गाया, बहुत हृदय स्पर्शी स्वर में हृदय स्पर्शी बातें की। बहुत सुंदर, जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जैसा विषय रखा है हम लोगों ने, शिक्षा जी मानव मुक्ति का द्वार। जी इसमें 4 शब्द हैं: शिक्षा, मानव, मुक्ति और द्वार। इस पर विचार करना क्यों जरूरी है, पहला प्रश्न तो यही है। तो इसका उत्तर ये मिलता है, हम मानव हैं। मानव है तो क्या हो गया? तो मानव का जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से मानव मानव के रूप में जन्म लिया है, सामाजिक संरचना को स्थापित किया है, तब से एक कुलबुलाहट रही है मन में प्रत्येक मानव के कि हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आनंद चाहिए। तो ये आनंद चाहिए, तो फिर हुआ क्या?
कि आनंद उससे कैसे मिलता है, किस प्रकार मिलता है, क्या क्या होता है कि वो आनंदित होता है। तो उसमें मुख्य रूप से जो बातें आती हैं कि उसको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, चिकित्सा चाहिए और सम्मान चाहिए। ये 5 चीजें प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए होता है, तभी आनंद मिलता है। फिर प्रश्न उठता है कि इस आनंद में आनंद के इन कंपोनेंट में बाधा क्या है। तो सदियों से मनीषियों ने, लोगों ने इस पे काम किया है और बाधा यह पाया गया कि हम ही में से कुछ लोगों ने जो हमें मिलना था वो हमें नहीं दिया, चाहे बल से छीन लिया, चाहे अज्ञानता फैला के छीन लिया, लेकिन छीना जरूर गया। और इस इस शोषण, छीनने को हम शोषण के रूप में यदि समझें तो इस शोषण की प्रक्रिया सदियों से चलती आ रही और समय समय पर महामानव इस धरती पर अवतरित होते हैं और हमको मुक्त करने का प्रयास करते रहे हों। चाहे आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए हों या 600-700 पहले कबीर आए हों या लगभग 250 साल पहले महात्मा फूले और अंबेडकर आए हों, इन सब ने हमें मुक्ति के लिए प्रेरित किया, खुद भी मुक्त हुए और हमें मुक्ति के लिए प्रेरित किया। इन सब ने लगभग एक ही बात कही है और आम लोगों के लिए बात कही है। भाषा अलग अलग हो सकता है, संदर्भ अलग अलग हो सकता है, तो इनको, इनके इतने विशाल व्यक्तित्व के मुश्किल काम होता है, फिर भी जो मैंने समझा है, जो अपने जीवन में स्वीकार किया है, उसको मैं संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो फिर वहीं मूल अपने सब्जेक्ट से आते हैं कि मानव हम हैं। तो मानव का क्या मतलब है? मानव उसको कहते हैं जिसमें विवेक है, या इसको अंग्रेजी के शब्द के रूप में हम कहें तो जितने प्राइमेट्स हैं उसमें हम एक हैं, जिनको हम होमोसैपियंस कहते हैं। और होमोसैपियंस का मतलब क्या होता है? जिनको, जो समझ रखता हो, जिसमें समझने की, सोचने की, विचार करने की, निर्णय करने की क्षमता हो और कार्य करने की क्षमता हो, उसको हम मानव कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम मानव हैं, हमें सोचने की क्षमता है, हमें निर्णय करने की क्षमता है, हमको कार्य करने की क्षमता है, तो बाधा क्या है? हम मानव मुक्ति की बात करते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बंधन है। कौन सा बंधन है वो? तो बंधन है अज्ञानता का बंधन है। एक शब्द में कहें, अज्ञानता का बंधन है। हम अज्ञानी हैं अपने कर्तव्यों से, हम अज्ञानी हैं अपने अधिकारों से, हमें क्या करना चाहिए उससे हम अज्ञानी हैं। फिर प्रश्न उठता है कि ज्ञान क्या है? तो ये बहुत, ज्ञान शब्द बहुत व्यापक है। यहाँ दो शब्दों को समझना उचित होगा, ज्ञान और सूचना। सूचना को ही हम लोग ज्ञान मान लेते हैं। सूचना का अर्थ होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझे, सत्य बोलना अच्छी बात है, हम सब जानते हैं, कहते हैं कि जानते हैं, लेकिन सूचना मात्र है। क्यों? यदि सत्य बोलना अच्छी बात है तो हम सुबह से सोने के, जगने के बाद और सोने से पहले कभी झूठ नहीं बोलते। आए दिन हम सब अपने जीवन को देखें, जगने के बाद से ही और सोने के पहले कुछ न कुछ बिना मतलब के भी झूठ बोल जाते हैं। इसका मतलब हमने जाना नहीं कि सत्य बोलना अच्छी बात है। इसको मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, एक फिजिक्स के एग्जाम्पल से इसको और थोड़ा समझने का प्रयास करें। सब लोग जानते हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा भी 10वीं पास भी हैं, कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सभी जानते हैं। क्या ये नॉलेज है? तो ये नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसमें हमारी समझ नहीं है। हमने सूचना के रूप में तो ले लिया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये सूचना मात्र है। वही आप तालाब में चले जाएं, एक नाव रखें, वहां नाव में सवार हो जाएं, पानी को पीछे मारे तो नाव आगे बढ़ेगी। पानी पर आपने एक्शन किया, रिएक्शन नाव पर हुआ।
अर्थात एक्शन और रिएक्शन एक ही पॉइंट पे काम नहीं कर रहे हैं, ये दोनों दो बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। दोनों यदि एक बिंदु पे काम करते तो नाव आगे बढ़ती ही नहीं। इसका मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं। तो ये आपकी जी अंडरस्टैंडिंग हुई, न्यूटन के गति के तीसरे नियम की अंडरस्टैंडिंग। और आप जानते हैं जितने ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बस, ट्रक, एरोप्लेन, सब इसी नियम पे तो काम करते हैं। धुआं पीछे निकलता है, गाड़ी आगे बढ़ती है। इधर हम पैदल चलते हैं, पृथ्वी को पीछे की तरफ मारते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका एप्लीकेशन हो गया। तो जब तक इंफॉर्मेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग ना मिले, एप्लीकेशन ना मिले, तो नॉलेज नहीं होता है। तो इन महामानवों ने जो कही बात कि हमें ज्ञान को उपलब्ध होना है, क्यों? नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बढ़ के कोई सुख नहीं है। यदि ज्ञान हो गया तो हमको सुख मिलेगा ही मिलेगा। और सुख के लिए क्या चाहिए? हमको चाहिए, तीन चीजें चाहिए होती है। हमें रुपया पैसा चाहिए होता है, हमें हमें रिकॉग्निशन चाहिए होता है, और हमें चाहिए होता है काम की संतुष्टि। ये तीनों चाहिए होता है। ऑर्डर इसको उलट देखें हम लोग, यदि हम कार्य की संतुष्टि लेने लगे, काम करने का आनंद लेने लगे, तो काम में दक्षता आ जाएगी, और दक्षता आ जाएगी तो उसका रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और उसकी मार्केटिंग वैल्यू भी मिलेगा, और हमें पैसा मिलेगा। तो हमें काम करने का सुख लेना है। इन महामानवों का यही संदेश है, जो करें 100% करें, 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 100% आपको रुपया पैसा मिलेगा, कोई चीज का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि हम ज्ञान को ज्ञान के रूप में लेते ही नहीं, हम सूचना लेके छोड़ देते हैं। जितने महामानव है, सबने एक सुर से ये बात कही कि हमारे दुख का कारण हम हैं, कोई और नहीं है। क्यों है? कि हमने ज्ञान को अर्जन ही नहीं किया, हम सूचना को अर्जन किया केवल, और सूचना कभी हमको कोई पर्टिकुलर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता है। इस समाज की संरचना देखें यदि, 0.1% 0.1% ही लोग हमेशा आनंद को उपलब्ध हुए हैं। अर्थात भोजन, वस्त्र, आवास, सम्मान, चिकित्सा सब उनको मिली हुई है। ये इसको इलाइट कहे हम, या अभिजात्य वर्ग कहें, या नंद वंश से आप शुरू करिए ऐतिहासिक प्रवेश में। नंद वंश में जो इलाइट था, वही इलाइट मौर्य पीरियड में हुआ, वही इलाइट गुप्ता पीरियड में हुआ, वही जब मुगल आए इस देश में, वही इलाइट पावर में रहा, वही इलाइट अंग्रेज आए तो उनके रहा। जो शेरवानी और टोपी पजामा पहनता था मुस्लिम पीरियड में, और भी फारसी पढ़ने लगा, और वही अंग्रेज आए तो अंग्रेजी पढ़ने लगा। और वही वही इलाइट देश आजाद हुआ तो खादी की टोपी और कुर्ता पहन लिया। और वही आज के संदर्भ में देखे तो वही हो रहा है, केवल अपना बाह्य स्वरूप बदल रहा है, इलाइट वही रह रहा है। समय के अनुसार उसने अपने को बदला है। आम आदमी समय के अनुसार नहीं बदल पा रहा है, अज्ञानता को नहीं बदल पा रहा है। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता है अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। हम अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। हम कोई भी काम करते हैं, ये प्रश्न लगाते ही नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मौलिक प्रश्न, हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं, ये भी हम प्रश्न अपने से नहीं करते। हम जिंदा हैं आनंद लेने के लिए। आनंद तब आएगा जब हमारे पास भोजन, वस्त्र, आवास की समस्या का समाधान होगा, जब हमको सम्मान मिलेगा, जब हमको चिकित्सा मिलेगा, जब हमको ज्ञान मिलेगा। देखिए छोटी सी बात है, हम ज्ञान के बारे में कितने असंवेदनशील हैं। हम आज समाज में कहिए कि हमको एक मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, चर्च बनाना है, हजारों करोड़ों रुपया लोग दे देते हैं। लेकिन एक हमें स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, कभी कोई 1 रुपया नहीं देता है। गांव में
तीज त्योहार आती है तो हम कमेटी बनाते हैं कि दुर्गा पूजा है, एक कमेटी बना लेते हैं, दुर्गा जी की मूर्ति स्थापना करना है, चंदा कलेक्शन करना है। बिहार यूपी में छठ पूजा करना है, कमेटी बना लेते हैं, पैसा 1 लाख कलेक्ट करेंगे, घाट बनाएंगे नदी में या तालाब में। लेकिन कभी हम एक कमेटी नहीं बनाते हैं कि जो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है उसमें शिक्षक नहीं आ रहे हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी को, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को एक चिट्ठी लिखें, फोन करें। तो फोन इतना सस्ता है कि देखिए हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो कभी हम एक चिट्ठी चीफ मेडिकल ऑफिसर को नहीं लिखते, फोन नहीं करते कि हमारे यहाँ देखिए डॉक्टर साहब टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो ठीक से दवाई नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई पैसे नहीं लगते, इसके लिए कभी हम कमेटी नहीं बनाते। कितना असंवेदनशील है। तो इन बातों पे हमें ध्यान देना होगा। अभी चुनाव का समय आ रहा है, हम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पोलराइज होते हैं, वोट करते हैं। कभी ये कहते हैं कि हमारा प्राइमरी स्कूल है, इसको मिडिल स्कूल में बना दो, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में बना दो, हाई स्कूल को हमको हायर सेकेंडरी में बना दो, हायर सेकेंडरी है तो हमको ITI दो, हमको पॉलिटेक्निक कॉलेज दो, हमको टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज दो। हम कभी इन सब बातों पे उठते ही नहीं। हम धर्म के नाम पे झंडा उठा लेते हैं, मंदिर बनाएंगे, हम हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, तीज त्योहारों पर हम लंबे लंबे रैलियां करते हैं। ये ये यही तो हमारे अज्ञानता का कारण है, अंधविश्वास यही तो है। इसी को तो हमको दूर करना है। इसी के लिए तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर इसी को कहते रहे हमेशा कि शिक्षित हो, ज्ञानी हो। ये कब कब होंगे? जब हम वैज्ञानिक रूप से सोच रखेंगे, क्या सही क्या गलत हम सब जानते हैं। सब विवेक में आता है कि आपकी हार्ड अर्न मनी को कर्मकांड में लगाना कहाँ के लिए उचित है। बच्चे को हम दूध नहीं पिलाते, शंकर जी पर दूध जरूर चढ़ा देंगे। ये कहाँ का ज्ञान है? कैसे इसको जस्टिफाई कराएंगे? एक मरे हुए आदमी पर मृत्यु भोज करेंगे, आप मृत्यु भोज देंगे, लाखों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन ये स्कूल के एक गरीब के बच्चे के स्कूल के फी हम नहीं भरेंगे, एक बीमार आदमी का इलाज नहीं कराएंगे। इवन जीते जी जो हमारे पूर्वज जीते थे, जीवित थे, तब हमने उनकी सेवा नहीं करी, लेकिन मरने के बाद हम मृत्यु भोज करेंगे, भले कर्ज लेके करेंगे। लोग क्या कहेंगे? इन्हीं कुरीतियों के विरुद्ध ये हमारे महामानव संघर्ष करते रहे। आज आप इतिहास पढ़े होंगे, हम सब पढ़े होंगे कि 15वीं 16वीं शताब्दी तक पूरा विश्व एक जैसा था लगभग। सब जगह अंधविश्वास था, सब जगह ज्ञानता थी, इरेशनल थिंकिंग थी। लेकिन यूरोप में भी यही स्थिति थी, लेकिन उन्होंने अपने को बदल दिया ज्ञान के द्वारा। इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया, और देखिए वो कहाँ है। पूरे यूरोप डेवलप्ड कंट्रीज को देखें आप, तो उनमें 3 बातें महत्वपूर्ण है। नंबर 1, रेशनल थिंकिंग, जिसको भारतीय संविधान में बाबा अम्बेडकर ने कहा साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, अर्थात तर्क होना चाहिए, तर्क करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के पहले तर्क करिए, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे परिवार के लिए अच्छा है, क्या मेरे समाज के लिए अच्छा है। अच्छा है तो करिए, नहीं अच्छा है तो अंधविश्वास में मत पड़िए। हम क्या करते हैं? जन्म के पहले, मृत्यु के बाद की बात करते हैं। हमें अगले जन्म में स्वर्ग चाहिए। जो हम इस जीवन में दुख मिला है वो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मिला है। ये बात किसने भरी हमारे मन में? किसने पूर्व जन्म को देखा है? किसने मृत्यु के बाद को देखा है? कौन कह सकता है? ये सब भ्रम है। जन्म के पहले, मृत्यु के बाद, ये कोई कुछ नहीं जानता है। अब तक जितने बड़े बड़े संत, रियल में जो संत हुए, छद्म संत नहीं, जो वैज्ञानिक संत हुए, बुद्ध हुए, कबीर हुए, ज्योतिबा फूले हुए, गांधी इवन हुए, अंबेडकर हुए, अभी वर्तमान युग में APJ अब्दुल कलाम हुआ, सबने कहा कि जन्म के बाद और मृत्यु के पहले यही सत्य है। इसी में हमको स्वर्ग चाहिए, इसी में हमको नरक नहीं चाहिए। हम मरने के बाद स्वर्ग लेके क्या करेंगे?
जिसके बारे में कुछ अता पता नहीं। मृत्यु के जो पूर्व जन्म की हम बात करते हैं, एक सिटी ऑफ जॉय नाम का एक किताब लिखी एम फोस्टर ने। उसमें वो क्या देखता है, व्यक्ति लिखते हैं कि मैं एक देख रहा हूँ, एक ट्रक जा रहा है, उसमें कोयला लदा हुआ है और काले काले लोग उसमें बैठे हैं, स्त्री पुरुष, और गाना गाते हुए जा रहे हैं। उन्होंने रिमार्क में लिखा कि इस देश में कभी भी रेवोल्यूशन नहीं आ सकता है। जो आदमी इस विकट परिस्थिति में पूरा शरीर काला, उसमें भी वो गाना गा रहा है अपने पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्म के और प्रारब्ध के कारण इस जन्म में उसको दुख मिल रहा है, उसमें वो सुख ले रहा है। तो इसको हमको सोचना पड़ेगा, इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। तो हमें वेस्ट की बात मैं कर रहा था, वेस्ट में जो 3 वैल्यूज अपनाई जिसके कारण आज विकसित राष्ट्र हैं, वो पहला कारण था रेशनल थिंकिंग, तार्किक सोच, दूसरा था ऑनेस्टी टू वर्क, और तीसरा था कंसर्न फॉर द अदर्स। ये तीनों चीज हम भारतीयों में बहुत कम लोगों में पाई जाती है। रेशनल थिंकिंग, तर्क हम करते ही नहीं, हम का कर्तव्य के प्रति 100% देते ही नहीं, हमारी ऑनेस्टी ही नहीं है। कुछ लोगों में है, नहीं कहता, लेकिन कुछ लोगों से क्या होने वाला है जब तक 99% लोग ये नहीं करें, ऑनेस्टी टू वर्क नहीं रखेंगे। कंसर्न फॉर द अदर्स, ये भी तो हमें नहीं है। हम कूड़ा कचरा निकाल के घर के बाहर लगा देते हैं, भले पड़ोसी के घर में वो कचरा उड़ के चला जाए। ये कभी नहीं सोचते कचरा दूसरे को नुकसान करेगा। हम जब भी बाजार में जाते हैं, हम जानते हैं, कहते हैं कि हम जानते हैं। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि वेस्ट क्यों विकसित हो गया। उसमें 3 वैल्यूज है। मैं कई शब्दों को बार बार रिपीट करता हूं कि जहन में बैठ जाए। वो पहली बात तो वेस्ट वालों ने ये करी, या कोई भी विकसित समाज पहला काम ये करता है, रेशनल थिंकिंग रखता है, तार्किक सोच। दूसरा रखता है ऑनेस्टी टू वर्क, और तीसरा रहता है कंसर्न फॉर द अदर्स, जो आपके आसपास हैं, अपने पड़ोसियों के प्रति संवेदना और संभाव। ये 3 बातें रखने से ही हम विकसित हो पाएंगे। कोई एक व्यक्ति सोचे कि हम आइसोलेशन में डेवलप हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम सब, पूरी मानवता, पूरे मानव जगत, पशु पक्षी, इसमें सब शामिल हैं, क्लाइमेट इन्वायरमेंट सब शामिल हैं, सब इंटरडिपेंडेंट इंटरकनेक्टेड है। विज्ञान इसको प्रमाणित कर चुका है। हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। प्रत्येक, बुद्ध का एक पुराना सिद्धांत है, देखिए बुद्ध कितने वैज्ञानिक हैं, उस समय में भी एक सिद्धांत दिया था, परस्परावलंबी का सिद्धांत। और वो कहते हैं कि इस जगत में प्रत्येक वस्तु अपने जन्म, अपने पोषण और मृत्यु के लिए आसपास के पूरे परिवेश पर निर्भर है। अर्थात मैं एक एग्जाम्पल हूं, मैं खुद विनय कुमार सिन्हा, मेरा जो जन्म हुआ है, मेरा जो पोषण हो रहा है, मेरा मृत्यु होगा, इसमें मेरे आसपास के दीवार, ईट के दीवारों का, पेड़ पौधों का, पशुओं का, व्यक्तियों का, सबका कंट्रीब्यूशन है मेरे जन्म में, मेरे जन्म लेने के बाद मेरे पोषण में, पालन में, और मेरे मृत्यु के समय। इस तरह से जो बुद्ध ने उस समय बात कही थी कि हम पूरा जगत इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट हैं। इसी को मॉडर्न साइंस में बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए जेफरी च्यू, उन्होंने भी अपने गणितीय गणनाओं से ये प्रमाणित कर दिया, बूटस्ट्रैप थ्योरी के माध्यम से, कि पूरा जगत 3 डायमेंशनल इंटरकनेक्टेड इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क है और कुछ नहीं है। अरे भाई, भूकंप मेरे घर में आएगा तो ऐसा थोड़े होगा कि पड़ोसी का घर नहीं टूटेगा, मेरा भी घर टूटेगा, उनका भी घर टूटेगा। बाढ़ आती है तो ऐसा थोड़े होता है कि केवल मेरे घर में आएगा, आपके घर में नहीं आए। तो प्रकृति प्रति क्षण, प्रति समय हमें सिखा रही है कि सब हम इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट है। स्वच्छ हवा आती है तो ऐसा थोड़ी है कि केवल मेरे घर में आएगा और पड़ोसी के घर में नहीं आएगा। स्वच्छ हवा आएगा तो सबके घर में आएगा, सूर्य की रोशनी होगी तो सबके घर में रोशनी होगी।
तो हम सभी इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट है। इसी बात को एक अमर्त्य सेन अपने पुस्तक में लिखते हैं, आर्गुमेंटेटिव इंडिया करके उनकी एक पुस्तक है। अमर्त्य सेन को सभी जानते हैं, नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स में। उस पुस्तक में वो कहते हैं कि भारत, कहते हैं कि बहुत विकसित था, कभी यहाँ सोने की चिड़िया वाला देश था। तो पूछते हैं कि सोने की चिड़िया आज कहाँ उड़ गई? तो इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं वो, तो उत्तर में पाते हैं कि जब भारत कभी विकसित था अन्य राष्ट्रों के तुलना में, उस समय क्या है, यहाँ आर्गुमेंट का बहुत बड़ा प्रचलन था, तर्क का, जिसके तहत लोग शस्त्रार्थ करते थे एक दूसरे से। और शस्त्रार्थ एक एग्जाम्पल वो कोट करते हैं कि द्वैत मत और अद्वैत में दोनों में डिफरेंसेस हुआ करता था आदि शंकराचार्य। तो द्वैत मत के बहुत बड़े पंडित थे मंडन मिश्र, मिथिला में, बिहार के मिथिला के निवासी थे। और शंकराचार्य जानते हैं, आदि शंकराचार्य केरल में रहने वाले थे। वो अद्वैत मत, अद्वैत मतलब एक ईश्वर एक ही है, एक ही है। अद्वैत प्रकृति में पूरा दूसरा कोई नहीं है, एक ही चीज है, एक ही सत्य है, एक ही आत्मा सब में है, अलग अलग नहीं है। भगवान कोई अलग नहीं है, एक ही है, अद्वैत है, दूसरा कोई नहीं है, हम ही हम है, अहम ब्रह्मास्मि। और वही मंडन मिश्र कहते कि नहीं, भगवान अलग है, हम अलग है, द्वैत मत था। द्वैत मत के परिचय, द्वैत मत का ऐसे मूल मंत्र था, ईश्वर, भक्त और भगवान अलग अलग एंटिटी हैं, एग्जिस्टेंस है। तो शंकराचार्य आते हैं केरल से चल के मिथिला, और यहाँ कहते हैं कि शस्त्रार्थ हुआ। और दो व्यक्ति लोग कहते हैं कि ये 21 दिन चला शस्त्रार्थ। अब समझ सकते हैं कि कितना नॉलेज का भंडार होगा उनके पास, ज्ञान का भंडार होगा कि दो वक्ता 21 दिन, और वो भी 24 घंटे कहते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, उसको भी माइनस कर दे अतिशयोक्तियों को। यदि प्रतिदिन वो 4 घंटा भी बैठते होंगे, 21 दिन, जब तो कहते 11 दिन भी बैठे हो, तो भी कितना नॉलेज का भंडार होगा। आजकल कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होता है, 3 दिन में खत्म होते हैं, और वक्ता कितने होते हैं? 200। तो कितना उनका ज्ञान का गहराई थी कितनी। और दोनों में शस्त्रार्थ होता है। जज नियुक्त होती हैं मंडन मिश्र की पत्नी भारती। देखिए कितना वो समृद्ध वैचारिक रूप से वो समय रहा होगा कि अब प्रतिद्वंदी के पत्नी को जज बना दिया जाता है, और निर्णय की बारी आती है तो निर्णय वो देती हैं। शंकराचार्य का द्वैत मत ज्यादा तार्किक और सत्य के सन्निकट है। देखिए तो नॉर्मल सी बातें हैं। मेन बात अब आती है, मंडन मिश्र भी स्वीकार करते हैं कि शंकराचार्य की मत जो है श्रेष्ठ है, और वो अद्वैत मत को धारण करते हैं, द्वैत मत को छोड़ देते हैं। और अद्वैत मत की जितनी ग्रंथों की रचना हुई है वो मंडन मिश्र के द्वारा की गई, लिपिबद्ध। तो ये आर्गुमेंट का मतलब होता है, ये तर्क का मतलब है कि तुलनात्मक जो से रिलेटिव ट्रूथ निकलता है उसको हम स्वीकार करें, अंगीकार करें, अपने जीवन में उतारें। आज पार्लियामेंट में बहस बहुत होती है, लेकिन निर्णय पर हम नहीं पहुंचते। निर्णय पे पहुंच गए मेजोरिटी से, तो सभी उसको नहीं मानते। जबकि यदि रिलेटिव ट्रूथ है तो सभी को मानना चाहिए। तो ये आर्गुमेंट का मतलब है, ये तर्क का मतलब है कि देखिए एब्सोल्यूट कोई भी ट्रूथ नहीं होता, ये रिलेटिव होता है टाइम एंड स्पेस में। जगह और काल के अनुसार हम रिलेटिव ट्रूथ बदलते रहते हैं। बचपन में हमारी मान्यताएं कुछ थी, जवानी में कुछ हुई, अब जब हम लोग 50 और 60 के बीच पहुंच रहे हैं तो मान्यताएं कुछ हो रही हैं, ये परिमार्जित हो रही हैं, ये इम्प्रूव हो रही हैं, और होना भी चाहिए। यही तो ज्ञान का मतलब है। ज्ञान इम्प्रूव होता है, इवॉल्व होता है, तो हमें भी इवॉल्व होना है समय और परिस्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि महात्मा फूले जो थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित थे। और इन रेवोल्यूशनों का जो निकला मूल मंत्र वो 3 निकला। वहां भी गुलाम प्रथा बहुत थी, गुलामी प्रथा बहुत थी, व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति को गुलाम बनाया जा रहा था।
तो इन रेवोल्यूशनों के बाद जो 3 वैल्यूज निकली, वो निकली फ्रीडम की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी को, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रखा कि हमारे प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र किस बात के लिए? स्वतंत्र विचार करने के लिए, व्यवहार के लिए। स्वतंत्र किसके लिए? व्यापार के लिए। क्या आज स्वतंत्रता है कि हम विचार इंडिपेंडेंट में विचार कर सकें? क्योंकि आज मीडिया इतनी हावी है कि हम मीडिया के द्वारा, मार्केट के द्वारा हमारे विचार प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं हुई, हमने अपने ज्ञान को परिमार्जित नहीं किया, हम भीड़ के एक पार्ट बन गए हैं। तो हमें स्वतंत्रता रखनी होगी विचार की, सोच की, तर्क करने की, उसके बाद व्यवहार की। व्यवहार में भी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें भी कोई नीचा न समझे, हम भी दूसरे को नीच न समझे। हमको भी कोई अछूत का व्यवहार न करें, हम भी किसी के साथ अछूत का व्यवहार न करें। व्यापार की, हम भी स्वतंत्र हैं अपने लिवलीहुड कमाने के लिए, उसमें हमको भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, हम भी कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन आज मार्केट फोर्सेस इतनी हावी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी हावी हैं, क्या आज छोटे छोटे दुकानदार एग्जिस्ट कर पा रहे हैं? छोटे छोटे व्यापारी एग्जिस्ट कर पा रहे हैं? छोटे छोटे कृषक एग्जिस्ट कर पा रहे हैं स्वतंत्र रूप से? ये सब सोचने की बात है। तो हमें स्वतंत्रता नहीं है आज की तारीख में। इस स्वतंत्रता को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इक्वालिटी की बात हुई, सभी इक्वल हैं। सभी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या रियल में सभी इक्वल हैं? स्त्री पुरुष इक्वल हैं? आज भी बेटे और बेटियों को एक समान हम व्यवहार देते हैं? एक समान हम व्यवहार नहीं देते हैं आज भी। बेटी एक असुरक्षित महसूस करती है सड़क पर चलती हुई, अकेले कहीं निवास करती हुई। एक सिंगल लेडी यदि नौकरी भी करती है, 10 प्रश्न उठता है। महिलाओं के प्रति भी हमारे यहाँ बराबरी का व्यवहार आज भी नहीं है, आजादी के इतने साल बाद। हम बंधुत्व की बात करते हैं, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो एक व्यक्ति इतना संपन्न क्यों हो रहा है, एक व्यक्ति इतना विपन्न क्यों हो रहा है? मतलब ये जो हमारी फ्रीडम की बात, इक्वलिटी की बात, फ्रेटर्निटी की बात जो हम करते थे, ये हमें अधिकार मिले नहीं है, या अज्ञानतावश इन अधिकार का हम उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि हम आर्थिक गुलामी की ओर अग्रसर हुए। हमारी मानसिक आजादी छीन गई, हमें सामाजिक सम्मान नहीं मिला। इसी पर तो हम बुद्ध ने, कबीर ने, फूले ने, अंबेडकर ने इसी पर तो काम किया है। यही तो जागरण का कार्य किया। इन महान संतों ने अपने अपने समय में भारतीय जनमानस को ही नहीं, पूरे विश्व के जनमानस के पुनर्जागरण का काम किया, कि सभी अब जागरूक हो, सभी ज्ञानी हो, केवल सूचित न हो। आज एक प्रश्न है हमारे सामने, मीडिया इतनी हावी है, सोशल मीडिया इतनी हावी हो गई है, इतनी मैनिपुलेटिंग हो गई है कि हमारे विचार प्रभावित हो रहे हैं। हम स्वतंत्र रूप से सोच नहीं पा रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचने को मजबूर हो गए हैं। इस पर हमको सावधानी रखनी है। तो जो महात्मा फूले का काम है या अम्बेडकर का काम है, यही अलख जगाने का काम है कि हम सब अपने अधिकारों को समझे, अपने ज्ञान को समझे। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो हमें ज्ञान को उपलब्ध कराएगा, और शिक्षा और ज्ञान ही जो है हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। चाहे वो आर्थिक मुक्ति की बात हो, चाहे सामाजिक मुक्ति की बात हो, चाहे हमें राजनैतिक मुक्ति की बात हो, ये ज्ञान बहुत जरूरी है। और ज्ञान के लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा। हम सबको जहाँ है, जिस स्थिति में है, उसमें हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अनुदान नहीं चाहिए, ये हमें सोचना होगा। भीख हमारा कितने समय की आवश्यकता की पूर्ति करेगा? आज चुनाव में
रेवड़ियां बट जाती हैं, घोषणाओं के वादे बहुत होते हैं, उसे क्या होना है? हमें अकाउंट में 5,000 कोई रुपए डाले, उससे क्या हो जाएगा? 10,000 रुपए डाले, क्या हो जाएगा? हमें तो ज्ञान चाहिए, हमें योग्यता चाहिए, हमें स्किल चाहिए। तो हमें वो ज्ञान चाहिए जो हमें 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 अपना भोजन कमाने में हमारा मार्ग प्रशस्त करे, हमें सम्मान दिलाए जो ज्ञान। आज अभी देखिएगा पूरे देश में इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हो रही है। कुछ बातें अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें जो है वो 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 काउंटर रेवोल्यूशनरी हैं। ये हमें अंधकार की ओर ले जाएंगी। क्यों क्यों आप अनुभव करेंगे कि जो जो इस इंडियन नॉलेज सिस्टम को इम्फसाइज करते हैं कि नए सिलेबस में आना चाहिए, उनके बेटे बेटियों को देख लीजिए, क्या वो इंडियन नॉलेज सिस्टम को पढ़ रहे हैं? उनके बेटे और बेटियां तो इंग्लैंड अमेरिका के मॉडर्न एजुकेशन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े स्कूल में ले रहे हैं। ये किसके लिए लाया जा रहा है? ये हमें सोचना होगा। तो हमें तो साइंस चाहिए, हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो हमारे हाथों में हुनर विकसित करे। हमें तो आईटीआई चाहिए, हमें पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, हमें मेडिसिन की कॉलेज चाहिए, हमें नर्सिंग की कॉलेज चाहिए, जो हमारे हाथों को हुनर दें, जिससे हम आर्थिक स्वावलंबन को प्राप्त हों। आर्थिक स्वावलंबन आएगा तो राजनीतिक चेतना आ जाएगी, सामाजिक चेतना आ जाएगी, और हमें हमें राजनीतिक चेतना से हमें हमें पावर में भागीदारी मिलेगी। हमें जो पावर सेंटर है उसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन होगा, हमें सामाजिक सम्मान मिलेगा, हमें चिकित्सा मिलेगी, हमारा सर्वांगीण विकास होगा, हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। तो इन विषयों पे हमें काम करना होगा। ये सुनने में अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन इसको व्यवहार में लाना होगा, आचार विचार में लाना होगा। हमें इसको सूचना के स्तर में ही नहीं रखना। बार बार मैं ये रिपीट करता हूँ, अपने मेरे पहले भी जो सुने होंगे उसमें भी मैं ये जरूर बात रखता हूँ कि हमको सूचना और ज्ञान में अंतर समझना होगा, हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर समझना होगा, तभी हम खुद का कल्याण कर पाएंगे, और हम अपने परिवार का कल्याण करेंगे, तभी हमारा समाज विकसित होगा, हमारा राष्ट्र विकसित होगा। हम ही दीनहीन बने रहेंगे तो हमारा परिवार कहाँ से सुखी संपन्न होगा, हमारा समाज कहाँ से सुखी संपन्न होगा, हमारा राष्ट्र कहाँ से सुखी संपन्न होगा। तो हमको खुद से प्रयास शुरू करना है, खुद से प्रयोग करना होगा, खुद के ऊपर काम करना होगा। हम भले हो जाएंगे तो देखिए भलाई अपने आप होने लगेगा। भलाई करके कोई भला नहीं होता। अरे कोई बेईमान आदमी 100 रुपया चोरी करके 20 रुपया भलाई के काम में लगे तो भला आदमी थोड़े हो जाएगा, वो भलाई थोड़े कर पाएगा। 80 रुपए की बेईमानी तो कर ही ली, लेकिन एक भला आदमी होगा उसे बुरा काम होगा नहीं, उसे भलाई ही होगा। एक गुलाब का फूल है, वो दुर्गंध कभी नहीं दे सकता है। तो हमें भला होना ही है। यही इन महामानवों का संदेश रहा है। इन्होंने खुद के जीवन को सुधारा। आपने एक दिन सुना हुआ है फूले को, पहले खुद उन्होंने अपने को शिक्षित किया। उनके जीवन से सीखना है हमको। उन्हीं के पास के रहने वाले कुलीन वर्ग के लोगों ने उसको स्कूल, जब एडमिशन उनके पिताजी गोविंद राव जी ने करवाया तो कंप्लेन करके गोविंद राव जी को कंपेल किया कि स्कूल से हटा दीजिए उनको। तब एक फादर के साथ मिलके उनके स्कॉटिश स्कूल में एडमिशन हुआ और उन्होंने अपने को शिक्षित किया। अपने को हिस्ट्री अंग्रेजी पढ़ा उन्होंने, फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा उन्होंने, अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने आधुनिक नॉलेज को ज्ञान हासिल किया। फिर अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। स्कूल बनाई उन्होंने। उन्होंने इंडस्ट्री नहीं बनाई, स्कूल खोला। और स्कूल भी किसके लिए? सबके लिए। अनटचेबल्स भी थे, महिलाएं थी, महिलाओं में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया शिक्षा के द्वारा। इवन उच्च वर्ग की विधवाओं के लिए उन्होंने आश्रम बनवाई, और विधवाओं के अवैध अवैध संतानों के लिए भी शिशु आश्रम बनाया उन्होंने। कितने दूरदर्शी, कितने करुणामयी उनका व्यक्तित्व और व्यवहार था। आप समझ सकते हैं इन छोटे छोटे एक आध एग्जाम्पलों से। तो ये चीज हमको लाना, हमको प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना होगा कि हमको भला बनना है। भला आचार विचार व्यवहार ज्ञान से भला बनना है। हमें कर्मकांड को छोड़ना ही होगा
और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। कर्मकांड भी करते रहें और मुक्त होने की बात भी सोचे, ये कंट्राडिक्टरी बात नहीं चलेगी, इससे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अभी अभी घरों में आप हम प्रत्येक व्यक्ति को बुद्ध को पढ़ाना चाहिए। ये आज की बुद्धिस्ट जो है वो भी कर्मकांडी हो गए हैं। इस बुद्ध की बात नहीं करता हूँ जिसकी आज पूजा की जा रही है कर्मकांड के द्वारा। कर्मकांड का विरोध बुद्ध खुद ने किया है। उनके सोच को अंगीकार करना होगा। बुद्ध जिन मूल्यों के लिए खड़े हुए, कबीर जिन मूल्यों के लिए खड़े हुए, फूले जिन मूल्यों के लिए संघर्षरत रहे, बाबा साहब अम्बेडकर जिन मूल्यों के लिए संघर्षरत रहे, उन मूल्यों को स्वीकार करना है। उन मूल्यों को मूल्यों की शिक्षा हमको देना होगा, तभी हमारी मुक्ति होगी। नहीं तो हम अंधकार में लिपटे रहेंगे। हम सभी देखिए 0.1% पॉपुलेशन में शामिल नहीं हो सकते कि साम दाम दंड भेद से हम अपने को लाइट बनाई रखें। हम 99.9% आबादी की मुक्ति की बात सोचनी होगी, जिसमें हम एक हैं। इस डायरेक्शन में काम करना होगा। इसमें देखिए मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इसमें बड़ा आनंद है। जब भी मैं कोई नया चीज सीखता हूँ, जैसा मैंने शुरू में बताया, शेयर किया आपसे, बताने की तो मेरी हैसियत नहीं है उतनी, बस अपने अनुभव को शेयर कर सकता हूँ। और इन महामानवों की जो सिखाई हुई बात है उनको मैं शेयर कर सकता हूँ कि यदि आप जो काम करते हैं उसमें आनंद लेने लगे, आप आनंद लेंगे तो 100% आपका मन उसमें लगेगा। क्यों लगेगा? साइकोलॉजिस्टों ने ये निकाला है, निष्कर्ष निकाला है कि 24 घंटे में लगभग 40,000 से लेके 60,000 तक थॉट हमारे मन में आते हैं। इसको सेकंड में रूपांतरित करें तो लगभग एक थॉट प्रति सेकंड हमारी मन में आते रहता है। कौन सा थॉट आता है हमारे मन में? हमारे मन में थॉट आता है वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का। यही तो 3 चीजें हैं जीवन में, वस्तु, रुपया, पैसा। व्यक्ति, माता पिता, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, परिस्थिति, अनुकूलता प्रतिकूलता। यही तो हम सोचते रहते हैं और इन्हीं का चिंतन आता है। और ये कौन सा चिंतन आता है? या तो हमें पास्ट, भूतकाल के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति याद आते हैं, या भविष्य के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति याद आते हैं। और ये दोनों नॉन एग्जिस्टेंट है, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसको इस रूप में समझें कि यदि मेरे पॉकेट में 5 रुपया है तो मैं एक स्टेटमेंट ये दूं कि 5 रुपया मेरे पॉकेट में है, दूसरा स्टेटमेंट दूं मेरे पॉकेट में 5,000 नहीं है। कौन वैलिड स्टेटमेंट है? तो आप निसंदेह कहेंगे कि 5 रुपया मेरे पॉकेट में है, ये एग्जिस्ट करता है। हमारे पॉकेट में 500 रुपया नहीं है, 5 लाख नहीं है, 5 करोड़ नहीं है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये वैलिड स्टेटमेंट ही नहीं है। इनके बारे में सोच के क्या करेंगे? हाँ, लेकिन ये सोचेंगे कि ये 5 रुपए है, इसका कैसे हम सदुपयोग करें ताकि ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा हो। ये हम कर सकते हैं। तो एग्जिस्ट क्या करता है? एग्जिस्ट करता है ये प्रेजेंट मोमेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति ही एग्जिस्ट करते हैं। पास्ट के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फ्यूचर के वस्तु, व्यक्ति, पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे ही आपके मन में बात आएगी कि हमको भ्रम नहीं रखना है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर भ्रम सिवाय और कुछ नहीं है, प्रेजेंट में रहने लगेंगे, जो भी काम करेंगे, एक कृषक है खेती भी करेंगे तो 100% प्रेजेंट में रह के खेती करेंगे। एक विद्यार्थी है तो 100% वो पढ़ाई में ध्यान लगाएगा, ज्ञानार्जन में ध्यान लगाएगा। एक व्यापारी है तो 100% वर्तमान में रह के अपना व्यापार करेगा। तो उसमें क्या होगा? उसका स्किल इनहांस होगा। स्किल इनहांस होगा तो क्या होगा? और उसके व्यापार में, ज्ञानार्जन में, कृषि कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और वृद्धि होगी तो उसको संपन्नता आएगी, सम्मान आएगा, इसके साथ ही काम करने का सुख आएगा, आनंद आएगा। तो यदि ये सब बातें हम मन में अपने रखेंगे, अपने सामने रखेंगे, तो मुझे लगता है नहीं लगता है, और आप तर्क के आधार पे भी देखेंगे, ये करके देखिए। 100% वर्तमान में अपने मन को रखिए। पास्ट की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां, भविष्य की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां, उनको बाहर करिए कि ये अनावश्यक हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हमको वर्तमान में रहना है। मुझे अभी पढ़ना है, मैं बीएससी कर रहा हूँ, हमको बीएससी अच्छे से करना है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो अच्छे से रिसर्च करना है, कल की कल देखी जाएगी।
नौकरी कल करनी है, कल की कल सोचेंगे। आज तो योग्यता हासिल कर लें। आज तो हम कृषि कर रहे हैं, तो आज अपने फसल पे अच्छा से काम कर लें, कल फसल अच्छा उगेगा। कल की कल देखेंगे। आज हम यदि जोताई कोड़ाई मुड़ाई कर रहे हैं, तो आज तो बढ़िया से कर लें, कल की कल देखेंगे। तो ये इस मानसिकता के साथ यदि हम काम करते हैं, इस समर्पण के साथ यदि हम काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्ञानार्जन से कोई मुझे रोक सकेगा, मुझे कोई काम कर्मकांड में आरूढ़ कर सकेगा। क्योंकि ज्ञान होगा, स्किल होगा, तो हमें कहने की स्थिति में होती कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, हिम्मत आती है उससे। ज्ञान देखिए ताकत है, ज्ञान, नॉलेज इज द स्ट्रेंथ। ज्ञान स्ट्रेंथ की ही इज्जत होती है समाज में। और इस ज्ञान के रूपी स्ट्रेंथ से, ज्ञान रूपी वेपन से हम रुपया पैसा कमा सकते हैं, हम सम्मान कमा सकते हैं, हम अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। तो ज्ञान जो जहां है, व्यापारी है अपने व्यापार के बारे में ज्ञान हासिल करे, कृषक है अपने कृषि के बारे में ज्ञान हासिल करे, विद्यार्थी है अपने विद्यार्थी के रूप में ज्ञान हासिल करे, जो शासकीय सेवक है सेवा के शर्तों के और सेवा के कंडीशन के और सेवा के स्वरूप के बारे में ज्ञान हासिल करे, वहां देखिए उसको सम्मान मिलेगा, आत्म संतुष्टि मिलेगी, और उसे उसके स्किल इनहांस मिलेगा, और उसकी आर्थिक दुर्दशा और आर्थिक तंगी दूर होगी। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें थी जो इन महान पुरुषों ने कहा है, समझा है, उन्होंने अपने खुद जिया, और हमारे लिए भी ये संदेश फैलाया। इसमें मेरा भी थोड़ा बड़ा अनुभव है। इसको मैं ये सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम इंफॉर्मेशन के स्तर से ऊपर उठ के ज्ञान के स्तर की तरफ जाएं, नॉलेज की तरफ जाएं, इंफॉर्मेशन टू ज्ञान की तरफ, नॉलेज की तरफ हमारा कदम बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि समय काफी हो गया है। कुछ प्रश्न और क्वेश्चन और आंसर के लिए भी समय मैं रखना चाहता हूं, और क्वेश्चन आंसर पर का समय देने के लिए मैं देने के पहले मैं एक पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा राव फूले 1884 में, जिसका शीर्षक था किसान का कोड़ा। और उसमें 4 पंक्तियों उसमें लिखते हैं वो, विद्या बीन गई मति, मति बीन गई गति, गति बिन गई नीति, नीति बिन गया बीत, बीत बीना बिन चरमराए शूद्र, एक अविद्या ने किए कितने अनर्थ। इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। और विदा लेने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, लगभग मुझे लगता है कि 20 लोग, सॉरी, लगभग 20-21 लोग हैं सर। हाँ, 20-21 लोग हैं। कुछ अपन प्रश्न करें तो इस पर क्या सार्थक बात होती है। यहाँ ध्यान देने की बात जी। है, विश्व की जितनी ज्ञान वाली किताबें हैं वो क्वेश्चन आंसर के रूप में है। गीता क्वेश्चन आंसर के रूप में है। तो जितनी बड़ी बड़ी किताबें हुई हैं वो प्रश्न आंसर के रूप में ही सत्य उद्घाटित हुआ है। ये मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, ये डायलॉग होना चाहिए। बुद्ध ने जिंदगी भर डायलॉग करी, कबीर ने जी। डायलॉग करी, आपने ज्योतिबा राव फूले ने डायलॉग करी, अम्बेडकर ने डायलॉग करी। तो हम लोग भी डायलॉग करना सीखे, इससे क्या रिलेटिव जी। ट्रूथ सामने आता है। तो प्रश्न तो के लिए मैं चाहता हूँ कुछ समझ। आपने बहुत बढ़िया बोला सर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता दी कि मानव ज्ञान का अज्ञानता का बंधन, और आने वाले कल पे काम करें, कल की कल देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें मैं अब ओपन फोरम से बोलता हूँ, किसी को भी हमारे डॉक्टर साहब से कुछ भी पूछना, हमारे प्रेमचंद साहब बढ़िया बढ़िया लोग हैं, विचार विमर्श से पूछने का मतलब ये नहीं है कि कुछ मंथन है। कोई भी आदमी कोई क्वेरी करना चाहता है, सजेस्ट करना चाहता है, ओपन फोरम है, प्लीज अपनी बातें कहें। किसी का कोई क्वेरी क्वेश्चन डॉक्टर साहब से। म्यूट हैं सर, म्यूट हैं आप। अपना गुड इवनिंग माइक सर। अनम्यूट करके कोई। यस बीके सर जी, बीके मौर्य जी दिल्ली से। सबको सबको नमस्कार सर। सर ने जो एक बात कही है उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हमें आईटीआई की ज़रूरत है, हमें पॉलिटेक्निक की ज़रूरत है।
हमें इंडस्ट्री की जरूरत है, हमें स्किल की जरूरत है। ये गांठ बांध लेने से हमारा समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि हम अपनी बात करेंगे, हम अपने माध्यम से दूसरे को बता पाएंगे, तो उसमें जो अनुभव आता है, जो अनुभव है, उस अनुभव को हम ज्यादा से ज्यादा भविष्य के बच्चों में हम बता सकते हैं। तो जो स्किल्स है वो उसको पाने के लिए शिक्षा अनिवार्य हो जाती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है। तो सबसे पहले जो शिक्षा, शिक्षा के द्वारा हम स्किल्स, और स्किल से फिर हम अपने जीवन स्तर को ऊपर करके फिर हम अपने सक्सेसर को, अपने फ्यूचर को आगे ले जा सकते हैं। तो जो शब्दों का प्रयोग किया डॉक्टर साहब ने, वो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही मतलब व्यवहारिक रूप से सभी के लिए ये लागू है, चाहे वो जिस स्तर पे अभी है। और मैं तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, कोई पहलू डॉक्टर साहब ने छोड़ा नहीं है और सभी पहलुओं पे उन्होंने पूरा ध्यान दिया है और बताया बहुत अच्छी तरह से। जितने भी लोग सुन रहे हैं और उनको अगर उस चीज पे शुरुआत करें हम, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन शुरुआत करने की जरूरत तो 100% हमें करनी ही करनी है। धन्यवाद। जी धन्यवाद विक्रम मौर्य सर। और किसी को भी कुछ कहना है, डॉक्टर साहब से पूछना है, अपना माइक अनम्यूट करें। मैं चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट से हमारे अमित चंद भाई साहब हैं, वो भी तो कुछ अपनी आवाज दें, बताएं, पूछें। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक्चुअली जी ऐसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ही संदेश दिया है। मैं अपने छात्रों को सिर्फ 2 मिनट लेकर के मैं भी कुछ संदेश ही देना चाहता हूँ, कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ। हमारे छात्र जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, सवाल है, अभी ज्ञान की बातें चल रही है, शिक्षा की बातें चल रही है, वो कैसा छात्र होना चाहते हैं। मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। हालांकि ये पौराणिक कथा है, कथाकथित काल्पनिक कहानियां हैं, मान लेते हैं, किंतु जब महान गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को धनुर्धर बनाने के लिए, को ऐसा कोई धनुर्धर नहीं हो, उन्होंने कर्ण को ज्ञान नहीं दिया, इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे सकता। कर्ण ने क्या किया था? कर्ण गए थे भगवान परशुराम के पास, उनका संकल्प कि नहीं, मैं वो ज्ञान लेकर के रहूंगा। आज के हमारे छात्र जो हैं, ऐसे यदि संकल्प लेते हैं कि यदि कोई गुरु हमें ज्ञान नहीं देते हैं और मैं डेडिकेटेड हूं, समर्पित हूं, मैं ज्ञान लूंगा, तो क्या वो ये ज्ञान लेना चाहेंगे या किसी और गुरु का तलाश करेंगे या तलाश करना छोड़ देंगे? ये उनको विचार करना। दूसरा एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एकलव्य को भी द्रोणाचार्य जी ने ज्ञान देने से मना कर दिया था। उनके समर्पण को देखिए एकलव्य को, उन्होंने कहा था कि नहीं ठीक है, आप मुझे ज्ञान नहीं दीजिए, लेकिन मैं ज्ञान लेकर के ही रहूंगा। उन्होंने उनकी एक मूर्ति बनाई, उस मूर्ति के सामने उन्होंने साधना किया, साधना करके एक ऐसा ज्ञान प्राप्त किए कि लास्ट में हम लोग जानते हैं कि जब कुत्ते के मुंह में तीर, बिना उसको कोई कष्ट दिए हुए उसके मुंह को बंद कर दिए थे, द्रोणाचार्य भी आश्चर्य हो गए। वो पूछे कि कौन गुरु थे जिन्होंने आपको ऐसा ज्ञान दिया? कहा वो तो आप ही थे, सभी लोग जानते हैं। तो क्या हम वैसा ज्ञान लें, वैसा संकल्प लेना चाहेंगे? हमारा वैसा संकल्प होगा, ये हमारे बच्चों को तय करना है। जहां तक शिक्षा गुरुओं की बात है, मैं शिक्षा गुरुआ को, ऐसे तो मेरे पास में वो योग्यता नहीं है, तो उतना मैं काबिल नहीं हूँ मैं उनको कोई सुझाव दे सकूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि क्या वे ऐसा शिक्षा गुरु बनना चाहते हैं जो किसी विशेष वर्ग को शिक्षा दे, किसी राशि परिवार को शिक्षा दे?
या एक वैसा गुरु बनना चाहते हैं जो कि अपनी जाति छिपा करके कर्ण ने भगवान परशुराम के पास में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया था, एक विशिष्ट क्लास बन करके। उनको जब मालूम हुआ था उन्होंने श्राप दे दिया था। क्या वो ऐसा गुरु बनना चाहते हैं या एक ऐसा गुरु बनना चाहते हैं जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले जी थे, जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा देने के लिए 18 विद्यालयों की स्थापना की और संचालित किए उन वर्गों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो कि शिक्षा से वंचित थे। ये तय हमारे गुरुओं को करना है। मैं इस पर ज्यादा कुछ अब समय लेना नहीं चाहूंगा, कारण बहुत ज्यादा समय जी सर, हो गया है। अब हाँ तो अब 2 मिनट बाकी है। तो बीके साहब को भी धन्यवाद, और आपको भी मैं बोलूंगा नीतू और या राजरेखा में से कोई कंक्लूड करे। कल भी हम लोग फिर जुड़ेंगे और ज्ञान तो मिला है, बढ़िया है। कल भी हमारे 2 और लोग रहेंगे। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कल हम लोग रात में जुड़े और परसों अम्बेडकर जयंती पे फिर 11 बजे से जुड़े और अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। बीके सिन्हा साहब, आप 1 मिनट करके फिर करें सर, फिर क्लोज किया जाए सर। ये मौलिक बात यही है कि शुरुआत किया जाए अपने जीवन से, आज और अभी से। कल किसने देखा कल मैं जिंदा रहूंगा कि भी नहीं रहूंगा? आज और अभी यही एग्जिस्ट करता है जी यही सत्य है। कल पर न छोड़े, जो आज कर सकते हैं वो करना है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। ये पकड़ में आ जाए, आज और अभी, हियर एंड नाउ। और जो विवेक ऐसा है हमारे मन में, मनुष्य को, कि विवेक पर सारे प्रश्नों का उत्तर है। और उसका कंडीशन क्या है? उसका कंडीशन ये है कि वर्तमान में रहने लगे, माइंड को फोकस कर दें, पास्ट और फ्यूचर में न जाने दें, तो वर्तमान में केवल रहना शुरू कर दें। सारे प्रश्नों का उत्तर खुद मिल जाएगा, खुद मिल जाएगा अपने आप। इसमें सारे ज्ञान प्रस्फुटित हो जाएंगे। कहते हैं, एक बड़ी सुंदर वाणी है कि ठहरी हुई बुद्धि में श्रुति का ज्ञान स्वतः उठता है। पाठशाला है एकांत, पाठ है मौन। तो इतनी सी बात है, ये जब पकड़ में आ जाए काम बन जाएगा। समय हो गया। थैंक यू सर। लगता है ज्ञान चलता है तो सर समय पता नहीं चलता। यही तो अपनी बातें हैं, आपका विश्वास है। जी सर, जी सर। तो सभी लोगों को सादर धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।